हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज फिर से देखने वाले हैं आर्मी अग्निवीर के लिए सामान्य विज्ञान। यहाँ पे विज्ञान होगा, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन होने वाला है, तो आप लोग अच्छा से देखिए। और ये प्रैक्टिस सेट 4 होने वाला है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में बना हुआ है जो कि साइंस प्रैक्टिस सेट के नाम से है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं और भी वीडियो इससे रिलेटेड, ठीक है। और जितने भी भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से कर लीजिए। तो ऐसे ही वीडियो मैं डेली के डेली अपलोड करता हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ले, ठीक है। और अपना भी आंसर देते रहिए। पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या है? आलू किसका परिवर्तित रूप है? बताइए, जड़ का है कि पत्ते का है कि फल का है कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि आलू किसका परिवर्तित रूप होता है, बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और बता दें कि आलू होता है तने का परिवर्तित रूप, ठीक है, याद रखिएगा। आलू किसका होता है? आलू तने का परिवर्तित रूप होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, क्या तना होगा जिसका परिवर्तित रूप होता है। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर दीजिए क्या होगा। पढ़िए, रेशम कीट का अध्ययन किस किस में किया जाता है? बताइए, रेशम कीट का अध्ययन किस में किया जाता है? बताइए, ए फ्लोरिकल्चर में कि सेलीकल्चर की एपीकल्चर की इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि रेशम कीट का अध्ययन किस में किया जाता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, सेरीकल्चर में। याद रखिएगा, क्या सेरीकल्चर में किया जाता है रेशम कीट का अध्ययन। और एपीकल्चर में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और एपीकल्चर में होता है मधुमक्खी का खेती, यानी कि मधुमक्खी जो मध, आप लोग याद रखिएगा, इसकी खेती किया जाता है। तो आप लोग अच्छा से इसको याद रखिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, क्या है? टंगस्टन का एस का नाम बताना है। वोल्फ्राम होगा कि हेमाटाइट की बॉक्साइड, और नीचे एक और ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसी 3 में से आंसर बताइए आप लोग कि इसका क्या आंसर होने वाला है। टंगस्टन का एस का नाम बताना है। तो देखिए टंगस्टन के एस का नाम हो जाता है वोल्फ्राम, ठीक है, याद रखिए, क्या? वोल्फ्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्फ्राम, ठीक है। अच्छा से इसको याद रखिएगा। और देखिए टंगस्टन का संकेत क्या हो जाता है? डब्लू, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न पढ़िए और 4 नंबर का आंसर दीजिए कि इसका क्या आंसर राइट होगा। निम्न में से किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? बताइए, न्यूटन के तृतीय नियम की, न्यूटन का द्वितीय नियम की, आर्किमिडीज का सिद्धांत की, न्यूटन का प्रथम नियम? इसका आंसर बताइए कि जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए न्यूटन का तृतीय नियम के अनुसार, ठीक है, तृतीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आप लोग याद रखिएगा, न्यूटन का तृतीय नियम। 5 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए क्या होगा। हड्डियों का अध्ययन किस में किया जाता है? बताइए, हड्डियों का अध्ययन किस में किया जाता है? बताइए, ऑस्टियोलॉजी में कि एग्रीकल्चर में कि सेलीकल्चर में कि इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर बताइए आप लोग। हड्डियों का अध्ययन किया जाता है किस में? तो इसका अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी, आप लोग याद रखिए, क्या? ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए क्या होगा। ध्वनि स्तर मापा जाता है, बताइए, कैंडला में मापा जाता है कि हर्ट्ज में कि डेसिबल में कि बैरोमीटर में? बताइए जल्दी से। ध्वनि स्तर मापा जाता है, आंसर इसका दीजिए क्या होगा। देखिए ध्वनि स्तर को मापा जाता है डेसिबल में, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी, जिसका शॉर्टकट होता है डीवी, ठीक है, याद रखिए, क्या? डीवी, जिसको डेसिबल कहते हैं। और मनुष्य की ध्वनि, यानी कि ध्वनि को सुनने के क्षमता मापने वाला यंत्र है, इसी को कहते हैं। जितना ध्वनि की यानी कि मनुष्य सुन सकता है, उसी की क्षमता को कहते हैं डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है, ध्वनि का स्तर। चलिए 7 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए क्या। निम्न में से अमीबा में जनन प्रक्रिया होनी चाहिए? बताइए, द्विविखंडन की, बहुविखंडन की, मुकुलन की, इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर बताइए क्या आंसर होने वाला। तो देखिए अमीबा का जनन प्रक्रिया होता है द्विविखंडन, ठीक है, याद रखिएगा, क्या? द्विविखंडन में इसका अमीबा का जनन प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है ए, ठीक है, अच्छा से इसको याद रखिएगा। एक कोशिकीय जीव भी होता है अमीबा। 8 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए क्या है। पढ़िए, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्षय रोग होता है कि मधुमेह की, हैजा की, एड्स? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है क्या? आप लोग मधुमेह कहिएगा, ठीक है, क्या आंसर इसका राइट हो जाएगा? मधुमेह।
तो अच्छा से इसको याद रखिएगा। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है यानी कि शुगर, अच्छा से याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न पढ़िए। 9 नंबर क्या है, एलपीजी गैस के सिराओं का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। एलपीजी लीकेज यानी कि गैस में एलपीजी का महक यानी कि पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा, एथिल मरकेप्टन की मेथिल मरकेप्टन की एथिल एल्कोहल की, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर दीजिए जल्दी से कि 9 नंबर का क्या आंसर होने वाला है। तो देखिए एलपीजी यानी कि एलपीजी गैस जो कि होता है, इसका सिराओं का पता लगाने के लिए हम लोग कहते हैं उपयोग करते हैं एथिल मरकेप्टन का, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि जिससे महक आप लोग को पता चलता है उसी को कहते हैं एथिल मरकेप्टन। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आंसर राइट होगा, ए, ठीक है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताना है। ये गलती से के लिखा चुका है, ठीक है, तो बताइए इसका सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। N2O होता है कि CaCO3 की NaHCO3 की H2SO4। इसका आंसर बताइए जल्दी से। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक यानी कि केमिकल फार्मूलाज क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। इसका आंसर राइट हो जाएगा H2SO4। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिए, क्या H2SO4 राइट होगा। H2SO4 इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, निम्न में से ग्रेफाइट किसका अपरूप है, बताइए। जिंक का होता है कि सोडियम का कि फास्फोरस का कि कार्बन का। इसका आंसर जल्दी से दीजिए। ग्रेफाइट का अपरूप बताना है। तो ग्रेफाइट कार्बन का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और हीरा ग्रेफाइट कार्बन का यानी कि कार्बन का अपरूप हो जाएगा। एक तो ग्रेफाइट होता है और दूसरा हो जाएगा क्या, हीरा, एक और होता है हीरा। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। और एक और अपरूप याद रखिए क्या, हीरा। चलिए 12 नंबर प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बताइए। लाउड स्पीकर की, माइक्रोफोन की, डायनेमो की, इनमें से कोई नहीं। बताइए कि ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन, ठीक है। आप लोग जिससे बात करते हैं वो क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और लाउड स्पीकर हो जाता है क्या, ये लाउड स्पीकर याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये विद्युत ऊर्जा से यानी कि इसके विपरीत करता है लाउड स्पीकर के, ठीक है, लाउड स्पीकर। और इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी याद ही रखिएगा, माइक्रोफोन, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न पढ़िए और इसका आंसर दीजिए क्या है। हैजा रोग किस विषाणु के कारण होता है, ब्रीविया कालेरी की, साल्मोनेला टाइफी की, क्लोस्ट्रीडियम टैटिनी की, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। 13 नंबर का क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताइए। तो देखिए हैजा रोग विषाणु के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रीविया कालेरी के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा क्या, ब्रीविया कालेरी जो कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए क्या है, पढ़िए इसको, क्या आंसर होगा इसका। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, बताइए। हाइड्रोजन गैस की, ऑक्सीजन गैस की, अमोनिया की, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए। 14 नंबर का आंसर क्या होगा, तो लोहे पर भाप की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, ठीक है, याद रखिए क्या। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए होने वाला है, क्या, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, जो कि इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति का कितना होता है बताना है हम लोग को। 20 हर्ट्ज से नीचे कि 20,000 से हर्ट्ज से ऊपर की 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है कि, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए जल्दी से कि क्या राइट होने वाला है। अश्रव्य तरंगों का आवृत्ति का बताना है हम लोग को। तो देखिए तरंग 3 प्रकार के होता है, एक अश्रव्य, एक श्रव्य तरंग, ठीक है, एक श्रव्य तरंग, और एक और होता है, ये 2 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर क्या होता है, पराश्रव्य, ठीक है, पराश्रव्य तरंग। तो ये तीनों तरंग होते हैं। तो देखिए अश्रव्य तरंग का आवृत्ति हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा 20 हर्ट्ज, ठीक है। ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अश्रव्य। और श्रव्य तरंगों का होता है, याद रखिएगा आप लोग क्या, आप लोग याद रखिएगा पराश्रव्य, एक पराश्रव्य होता है जो कि 20 हर्ट्ज से ऊपर। तो इसका 3 नंबर का आंसर तो ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। और श्रव्य तरंगों का होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो आप लोग अच्छा से इसको याद रखिएगा। और इसका तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे समझाने के लिए। इसका और भी दो आंसर होता है जो कि उसको बता दिए हैं। तो आप इसका तो राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा 20 हर्ट्ज से ऊपर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। तो चलिए इसी तरह मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है। बहुत क्वेश्चन इसी तरह मैं लेकर आ चुका हूँ और क्लास भी है प्रैक्टिस सेट, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा और शेयर दोस्तों में कीजिएगा। और जितने भी भाई चैनल वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कीजिएगा। आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट में बताइएगा कि मैं 15 में कितना सही किया हूँ, अवश्य बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।